नमस्ते मेरे प्यारे शिक्षक मित्रों। इंटरमीडिएट कोर्स 3 का यह संपूर्ण आकलन है। संपूर्ण पुनरावृत्ति आप इससे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुमन ने अपनी कक्षा 1 में बच्चों को लिखना सीखने को लेकर काफ़ी उत्साहित पाया। आपके हिसाब से बच्चों में लिखना सीखने को लेकर इतना उत्साह क्यों होगा? दिए गए विकल्पों में से सटीक विकल्प चुनें। अपने भावों, योजनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राथमिक भाषा शिक्षण में लिखना एक बहुत ही अहम कौशल है। आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? दिए गए विकल्पों में से कोई एक चुनिए। अपने भावों, विचारों और योजनाओं को व्यक्त कर पाना। अपनी कक्षा में बच्चों को चित्रकारी करते हुए एकता जी ने यह समझा कि चित्रकारी करना लिखना सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। चित्रकारी लिखना सीखने के लिए जरूरी क्यों है? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प का चुनाव करें। इसमें तीनों ही विकल्प सही हैं। चित्रकारी करने से बच्चों के मोटर कौशल विकसित होते हैं। चित्रकारी बच्चों के लिए अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का अहम तरीका है, ताकि बच्चे समझ पाएं कि बिंदुओं और लकीरों से खुद को व्यक्त कर सकते हैं। अपनी कक्षा में लिखना सिखाने के लिए मंजू जी हमेशा बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखी चीज़ें अपनी कॉपियों में उतारने को कहती हैं। इस तरह से लिखना सिखाने से बच्चों में लिखने के कौशल पर क्या असर होगा? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक जवाब चुनिए। बच्चे बिना समझे हर चीज़ की सिर्फ नकल उतारेंगे। बच्चे ऐसे ही सही और स्पष्ट बच्चे लिखने को सिर्फ एक काम की तरह देखने लगेंगे। बच्चे बिना सोचे बड़ों की बातों को ही लिखना सही मानेंगे। राकेश जी ने अपनी कक्षा में डायलॉग जर्नल संवाद पत्रिका बनाई। आपके हिसाब से राकेश जी की कक्षा में संवाद पत्रिका बनवाने से क्या फ़ायदा हुआ होगा? इसमें सभी विकल्प सही हैं। बच्चे लिखित अभिव्यक्ति को ज़्यादा महत्व देंगे। वह खुलकर अपनी बात लिख पाएंगे। अपने काम पर मिली आलोचना को खुलकर अपना पाएंगे। वह ज़्यादा लिखेंगे। ज़्यादा लिखना बेहतर लेखन के लिए ज़रूरी है। हम अपनी कक्षा में स्वीकृत माहौल कैसे बना सकते हैं जिसमें बच्चे निडर और सुरक्षित महसूस करें, अंतर को स्वीकार करें और अपनी बातें साझा करने को प्रोत्साहन दें। स्वतंत्र लेखन के लिए कक्षा में बार बार बच्चों को जांचने और उन्हें अंक देने से क्या नुकसान हो सकता है? बच्चे खुद से लेखन में शामिल रिस्क को लेने से डरेंगे। बच्चे स्वतंत्र लेखन के जरिए अपने अनुभव अपने सहपाठियों के साथ बांट सकते हैं। बच्चे को अपने कौन से अनुभव अपने सहपाठियों के साथ बांटने चाहिए और कौन से नहीं, ये फैसला किसे लेना चाहिए? बच्चे को। नेहा अपनी कक्षा में बच्चों से कोई लेख लिखवाने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग विचार मंथन करवाती हैं। इससे बच्चों को लेख लिखने में मदद कैसे मिल सकती है? इसमें तीनों ही विकल्प सही हैं। बच्चे बिना डर के खुलकर अपनी बात साझा कर पाते हैं। इससे विचारों का बैंक तैयार हो जाएगा जिसे बच्चे अपने
लेख लिखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखने से पहले ही बच्चा अलग अलग विचारों पर सोच पाएंगे। कुमुद स्कूल में नई शिक्षिका है। वह बच्चों को खुद बनाई कहानियाँ लिखने में मदद करना चाहती है। वह किस तरह से बच्चों को कहानियाँ लिखने में मदद कर सकती है? जिस तरह की कहानी कुमुद लिखवाना चाहती है उसी तरह की कहानियाँ बच्चों को सुनाकर बच्चों को उपयुक्त उपाख्यानों घटनाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर, चित्रों और तस्वीरों का इस्तेमाल कर ताकि नए विचार सोचने और लेख लिखने की प्रेरणा मिल सके। CCR दृष्टिकोण से बच्चों के काम पर प्रतिक्रिया देने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? बच्चों को अपने काम पर रचनात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी जिससे वह लिखते रहने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस तरह से बच्चे धीरे धीरे खुद ही काम को ठीक करने लग सकते हैं। इस तरह से लेखन बच्चे के लिए एक सार्थक प्रक्रिया बन जाएगी। विप्लव जी अपनी कक्षा के बच्चों को ऐसा फीडबैक देते हैं जिस पर कार्य करके उनके छात्र सीखने की प्रक्रिया में सफल होते हैं। आपको क्या लगता है विप्लव जी फीडबैक को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? बच्चों को ऐसी जानकारी देना जिससे वह उनकी अभी तक की समझ और सीखने के उद्देश्य के बीच में अंतर खत्म हो सके। सुल्ताना जी का मानना है कि हर बार कार्य पर अपने छात्रों को फीडबैक देना सकारात्मक फीडबैक की ओर इशारा करता है। सुल्ताना जी के विचार के बारे में आप क्या राय रखते हैं? इस सोच से असहमत हैं। अपनी कक्षा के बच्चों से दिए हुए फीडबैक पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना फीडबैक को प्रभावकारी बनाता है। इस विचार के पीछे क्या धारणा हो सकती है? बच्चे फीडबैक की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसमें 2 विकल्प चुनना है। बच्चे किसी फीडबैक की उपयोगिता स्वयं तय करते हैं। बच्चों द्वारा किए गए किसी भी कार्य के अंत में दिया गया फीडबैक किए गए कार्य में सफलता सुनिश्चित करता है। इस कथन पर गहराई से विचार करें और फीडबैक के इस तरीके पर अपनी राय व्यक्त करें। यह फीडबैक देने के निरर्थक उदाहरण है। शोध में पाया गया है कि कॉग्निटिव ओवरलोड सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार का फीडबैक देना चाहिए? उन मुख्य बिंदुओं पर फीडबैक दें जिनका सीखने के उद्देश्य से सीधा संबंध हो। वंदना जी को लगता है कि उन्हें अपने एक छात्र परमजीत को सीखने के उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा फीडबैक देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस स्थिति में फीडबैक देने का कौन सा तरीका सबसे उचित रहेगा? बच्चों से बातचीत करके? हैटी और टिम्परले के अनुसार हम केंद्र बिंदु के तहत 4 स्तरों पर फीडबैक दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी कक्षा के बच्चों को स्वयं व्यक्ति पर आधारित फीडबैक नहीं दूं। फीडबैक देते हुए एक ही समय पर 4 बातों पर ध्यान दिया जाता है और इस संदर्भ में निर्णय लिया जाता है कि हम क्या फीडबैक देना चाहते हैं। वह 4 बातें हैं।
केंद्र बिंदु, भाव, तुलना, उद्देश्य। वरुण, तुम्हें अपनी कक्षा में सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। आपको क्या लगता है इस तरह का फीडबैक बच्चों के लिए उपयोगी रहेगा? यह तरीका लाभदायक नहीं है। बबीता जी अपनी तीसरी कक्षा के बच्चों को गुना सिखा रही थीं। अवधारणा सीखने के दौरान उन्होंने यह जानना चाहा कि बच्चों को जितना सिखाया गया है उसमें से उन्हें कितना समझ आया। उन्होंने बच्चों का आकलन किया। इस स्थिति में बबीता जी को किस प्रकार का फीडबैक देना चाहिए? विवरणात्मक फीडबैक।